सर्कुलर मोशन को आगे स्टडी करेंगे हम। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? देखिए, एक सर्किल है, सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्किल का सेंटर हो, ठीक है। टाइम t1 पर बॉडी की पोजीशन है p1, और इसका यहाँ वेलोसिटी वेक्टर है रेडियस के साथ टेंजेंट बनाते हुए, रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए वेलोसिटी वेक्टर है v1। जब सर्कुलर मोशन में है कोई भी, तब लगातार सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड और स्पीड भले ही सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। पॉइंट P1 पर है तो आपका मुंह इधर है, जब आप यहाँ पहुँचे पॉइंट P2 पर, ये पॉइंट P2 पर पहुँचे, तो अब आपकी जो मोशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो बदल गया। तभी तो सर्कुलर मोशन है ये। मैग्नीट्यूड भले ही उतना रहे, उससे थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहे, लेकिन फिर भी डायरेक्शन बदल गई है। यहाँ ये 90 डिग्री का है, इधर ये 90 डिग्री का है। दोनों के बीच का एंगल है डी थीटा, या थीटा लिख लो इसको आप, समझे। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में देखो, सर्कुलर मोशन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक सर्कुलर मोशन तो होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड यहाँ रहती है कांस्टेंट। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। जैसे जब आपने पंखे को अपने ऑन करा, तो उस टाइम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है स्पीड पकड़ने तक। एक बार पंखे ने स्पीड पकड़ ली, अब वो ना घट रहा ना तेज हो रहा है और धीमे हो रहा है, तो अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल जब चल रहा है सर्कुलर पाथ पर, तब इस पार्टिकल की स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहती है। और क्योंकि डायरेक्शन बदलती रहती है, इसलिए क्या हुआ, डायरेक्शन बदलने के कारण क्या होता है कि इनका जो मोशन है, इनका जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता गया। हर टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी वेक्टर में दोनों चीज़ें हैं, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। अब पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक पहुंचने में, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक पहुंचने में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, हमें फाइंड करना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, या मतलब V2 माइनस V1, ये आपको फाइंड करना V2 माइनस V1। तो इसके लिए एक अलग से ट्राइंगल बना रहे हैं हम, ट्राइंगल बना रहे हैं एक अलग से। पहले मैंने देखो V1 ड्रॉ किया, बिना इसकी डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में छेड़छाड़ किए। ये मैंने ड्रॉ कर लिया V1 वेक्टर, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए बी से। और यही पॉइंट ए से ही मैंने ड्रॉ कर लिया V2 वेक्टर। ये देखिए V2 वेक्टर यहाँ ड्रॉ करूँगा, V2 वेक्टर यहाँ ड्रॉ करूँगा, ये V2 वेक्टर हो गया, ये V2 वेक्टर हो गया बिना इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करे हुए, ये V2 वेक्टर। और दोनों को मैंने मिला दिया, ये पॉइंट है आपका C, ठीक है। अब इनके बीच की एंगल की बात क्या है, इनके बीच का V1 और V2 के बीच का एंगल कैसे होगा, कितना होगा। V1 V2 के बीच का एंगल भी यही है जो डी थीटा यहाँ आपने बना रखा है, मैं इसको सिर्फ थीटा लिख दूँ। अब कैसे होगा ध्यान से देखना ज़रा, मैं केवल ये वाला पार्ट, या नहीं इसी में बना दूँ। देखो ध्यान से, मैंने V2 को पीछे एक्सटेंड कर दिया, मैंने V2 को पीछे एक्सटेंड कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको एक्सटेंड होता हुआ पीछे की तरफ ये। अब देखना ध्यान से, मैं ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ओ P1 और एक ये पॉइंट, मैं इसका नाम नहीं लिख रहा, और P2, चार पॉइंट हो गए। ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
क्वाड्रिलेटरल के अगर दो अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री हो तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, किसी को याद है क्या? क्वाड्रिलेटरल के कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, देखो ध्यान से, चलो मैं शेड कर दे रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल को। साइक्लिक साइक्लिक सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल शेड कर दिया, देखो ये साइक्लिक वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, आपसे ये बता रहे हैं बिल्कुल सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कुछ एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल की, याद है किसी को प्रॉपर्टी क्या होती है? 180। एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल में कुछ रिलेशन होता है। एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। और जरा ये एक्सटीरियर एंगल देखना किस किस के बीच में बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका V1 और V2 के बीच में, V1 और V2 के बीच में बना हुआ है ये एंगल। तो V1 और V2 के बीच में यहाँ मैं ट्राइंगल ABC में कितना एंगल लिखूंगा, V1 और V2 के बीच में एंगल लिखूंगा थीटा। इतनी बात यहाँ तक समझ आई सबको? सिंपल ये V1 बना लिया, ये V2 बना लिया, इन दोनों के बीच का एंगल आया थीटा। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल कंसिडर करो आप, और वो किसके लिए? फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, इसे हम लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। बहुत छोटा, मतलब ये थीटा एंगल आपने इतना छोटा लिया हुआ है, इतना छोटा लिया हुआ है कि इससे छोटा अगर आप करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसे हम लिखते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। बहुत छोटा एंगल है। जब ये छोटा एंगल होगा तो ये P2 पॉइंट कहाँ होगा? P1 के बिल्कुल बराबर में ही होगा। P2 पॉइंट P1 के बिल्कुल बराबर में ही आएगा, बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर। ठीक है, अब जब ये एंगल थीटा है तो फिर ये ए सी और ए बी लगभग लगभग मिले हुए होंगे। अगर ये छोटा कर दोगे आप एंगल, ये एंगल छोटा करते चले जाओगे तो क्या होगा? दोनों V1 V2 लगभग लगभग एक दूसरे के साथ ही साथ आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। अब देखिए क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलरिटी ढूंढते हैं इसके अंदर। देखिए ध्यान से, ये आपका डिस्टेंस कितना है R, ये डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ OP1 P2, ये ट्राइंगल ही बनेगा। देखो ये छोटा, ये आर्क है, वैसे तो आपको लग रहा है कि जी P1 से P2 तक तो ये गोल घुमाव है, ट्राइंगल कहाँ है ये? लेकिन जब P2 बिल्कुल इसके बराबर में होगा तो इसका जो घुमाव है, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं छोटी सी को। अभी तो आपको देखने में लग रहा है कि ये कर्वेचर है। क्यों है कर्वेचर? क्योंकि सर्किल पर है आप यहाँ, ये आपका कर्वेचर है, घुमाव इसमें दिखाई दे रहा है आपको। तो आप कहोगे जी ये ट्राइंगल तो है नहीं, है ट्राइंगल तो है नहीं जब इसमें, क्योंकि घुमाव है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इन दोनों लाइंस को बिल्कुल मिला लें, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर बराबर में ही हो, ऐसे थीटा की वैल्यू बहुत छोटी, थीटा की वैल्यू इतनी है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसको बोलेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, मतलब इतना छोटा है कि बस 0 ही हुआ जा रहा है। तो अब जो इनके बीच का जो ये आर्क है, इसका घुमाव इनसिग्निफिकेंट, हमारे लिए बेमतलब हो जाएगा इसका घुमाव। लगभग लगभग क्या बन गई है? स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इसलिए हम पहली बात लिख रहे हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, नॉट थीटा टेंड्स टू 0। क्या होगा देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल OP1 P2 एंड ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल मैंने लिए, एक OP1 P2 ये वाला ट्राइंगल और एक ABC ट्राइंगल लिया। देखो इस ट्राइंगल में आप देखिए R रेडियस है, OP1 अपॉन OP2, OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू R बाय R कितना है? 1। अब इस ट्राइंगल में लो जरा AB अपॉन AC। ठीक है, कौन से वाला ट्राइंगल में लिया आपने? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। यहाँ से मैं दो साइड्स का रेशियो निकालूँ AB अपॉन AC, क्या? AB अपॉन AC। तो AB कितना है? V1 वेक्टर,
V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और AC क्या चीज़ है बताओ? AC है V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। AC है V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि वेलोसिटी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं तो इनके दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों का रेशियो 1 हो गया। अब क्या रिजल्ट निकल कर आया देखो, आपके पास रिजल्ट आया OP1/OP2 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। दो साइड्स की रेशियो सेम आ गई। जरा ध्यान से देखना, OP1 एंगल P1OP2 थीटा है तो एंगल BAC भी कितना है? थीटा। दो साइड्स के बीच का एंगल भी सेम है तो हम क्या लिखेंगे? एंगल P1OP2 इज इक्वल्स टू एंगल BAC। क्योंकि दोनों ही कितने हैं? दोनों ही थीटा हैं। अब ध्यान से देखिए, दो ट्राइंगल के अंदर साइड्स का रेशियो सेम है और उन जिन साइड्स का रेशियो सेम है उनके बीच का एंगल भी सेम है। तो इसलिए आपका जो ट्राइंगल है कौन सा? P1OP2 सिमिलर हो गया ट्राइंगल BAC। सिमिलैरिटी के लिए एस सिमिलैरिटी हो गई, दो साइड्स का रेशियो और तीसरा उनके बीच का एंगल सेम है तो दोनों आपके ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। कौन से ट्राइंगल? P1OP2 और BAC, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है। जब सिमिलर ट्राइंगल है तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो एंगल मैंने बना रखा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है। कौन सा? OP1 और V1 वेक्टर के बीच बना हुआ एंगल। और यहाँ से ये कौन सा एंगल आएगा? ये वाला एंगल आएगा। ये एंगल बन जाएगा यहाँ। समझिए ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए ये वाले, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं बना रहा मैं, यहीं से ले लेते हैं हम। यहाँ से लेते हैं, देखो थीटा बहुत जीरो छोटा सा है, थीटा बहुत ही छोटा है। तो ये वाला एंगल मैंने एक्स लिखा, ये वाला एंगल भी मैंने एक्स लिखा, ये भी एक्स लिखा, तो एक्स प्लस एक्स प्लस थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। एक्स प्लस थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। कितना बना? 2x प्लस थीटा 180 डिग्री। और एक्स निकालने के लिए ये क्या बनेगा देखो, सीधे सीधे लिख रहा हूँ मैं, ABC, एंगल ABC क्या बनेगा? एंगल ABC बनेगा आपका 180 माइनस थीटा बाई 2। एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x प्लस थीटा इक्वल्स 180 और एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा अपॉन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये आपका 180 माइनस थीटा फॉर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। थीटा तो इतना छोटा है कि जीरो हुआ जा रहा है, तो जब 180 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 180 लगभग। और 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के इक्वल आएगा। अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के इक्वल आएगा। बात इतनी समझ आई? ये आपका ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है, V1 वेक्टर V2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसलिए AB साइड और AC साइड आपस में इक्वल है। दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। एक्स प्लस थीटा 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा अपॉन 2। और यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया आपका ये, क्योंकि थीटा को हम पहले ही कह रहे हैं बहुत छोटा है, तो 180 में से कुछ छोटी सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 180 ही बचेगा अब भी। और फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हो गया। करेक्ट। अब ये किस किस के साथ 90 डिग्री हुआ ये देखना पड़ेगा आपको ध्यान से। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। अभी जो आपका ट्राइंगल बना हुआ इसमें 90 डिग्री नहीं है, लेकिन अगर मैं थीटा बहुत छोटा ले लूँ, ये V2 को बिल्कुल मैं यहाँ बना लूँ, V2 को जैसे मैंने ये बना रखा है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये V1 वेक्टर है, ये V2 वेक्टर है, इनके बीच का एंगल जीरो सही है, लगभग जीरो है। तो फिर यहाँ जो छोटा सा ये एंगल बनेंगे, दोनों 90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस जीरो इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो अब ये देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC, बहुत ध्यान से देखना, दो साइड्स को लेता हूं मैं एक ही ऑर्डर में और तीसरी साइड को अपोजिट ऑर्डर में। दो साइड को तो मैं इस ऑर्डर में ले रहा हूँ। क्या बनेगा आपका? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू
AC वेक्टर। इसको मैंने कैसे लिया, इधर उल्टे साइड में लिया AC वेक्टर। अब इनके रख दो क्या है, ये AB वेक्टर कितना है, V1 वेक्टर है। BC वेक्टर का फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ा रहे, देख रहे क्या है, BC वेक्टर है। और AC वेक्टर कितना है, ये V2 वेक्टर है। तो BC वेक्टर कितना बनेगा, BC वेक्टर बनेगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। और ये क्या चीज़ हो गई, V2 फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो ये क्या बना, डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, ये जो BC आपका बन रहा है, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। BC इज चेंज इन वेलोसिटी। ये BC पहले मैंने लिखा था, नहीं लिखा था, अब ये बन गया डेल्टा V वेक्टर। कौन सा, B से C की तरफ को है ये, B से C की तरफ, C से B नहीं, B से C की तरफ। ये आपका बन गया क्या, डेल्टा V। ठीक है जी। अब इसके बाद देखना ज़रा ध्यान से, ये डेल्टा V बना चेंज इन वेलोसिटी। तो आप ध्यान से देखो, फॉर थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसके लिए अभी हमने क्या फाइंड कर लिया था, इसके लिए हमने फाइंड कर लिया था ये वाला एंगल। कौन सा एंगल, ABC एंगल। एंगल ABC कितना फाइंड किया था, 90 डिग्री। देखना ज़रा ध्यान से, ABC क्या है, ABC क्या है, ABC एंगल है V1 वेक्टर और डेल्टा V के बीच बना हुआ एंगल। V1 वेक्टर और डेल्टा V के बीच बना हुआ एंगल है ABC एंगल। V1 वेक्टर इस डेल्टा V के, तो डेल्टा V और V1 के बीच का एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया। तो इसलिए आप क्या कहोगे, डेल्टा V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V1 वेक्टर। डेल्टा V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V1 वेक्टर। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, तो आपने देखा कि V1 वेक्टर टेंजेंट है, V1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। और जो डेल्टा V है, डेल्टा V है, ये खुद परपेंडिकुलर है V1 के। फिर से इन दोनों को आपस में रिलेट करो, को रिलेट करो इन्हें। V1 वेक्टर है परपेंडिकुलर के आर, आर के रेडियस के, OP के परपेंडिकुलर है, OP1 के परपेंडिकुलर है। और V1 के परपेंडिकुलर है BC। तो आप में से कौन मुझे बता सकता है कि BC एक्चुअली इस ट्राइंगल में BC कहाँ होगी, BC की डायरेक्शन किस तरफ को होगी इस ट्राइंगल में, इस सर्किल वाले डायग्राम में BC की डायरेक्शन किस तरफ को होगी। V1 के परपेंडिकुलर है P1O, V1 के परपेंडिकुलर है डेल्टा V BC। कोई एक मुझे अपना माइक ऑन करके बताए। बहुत ध्यान से समझिए, इस ट्राइंगल में आपको डेल्टा V दिखाई दे रहा, B से C की तरफ, B से C की तरफ डेल्टा V की डायरेक्शन है। इस ट्राइंगल, इस सर्किल वाले फिगर में डेल्टा V की डायरेक्शन कहाँ है, डेल्टा V की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है इस सर्किल वाले फिगर में। किसने बताया ये आंसर, फिर से बताओ। लास्ट आंसर करेक्ट था आपका, किसने बताया था लास्ट आंसर, सर अनिरुद्ध शर्मा। हाँ क्या बताया था, फिर से बोलिए अपना आंसर। सर P1 से O की तरफ। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे वर्ड यूज नहीं करना है कभी भी साइंस में, फिजिक्स में। स्पेसिफिक आंसर आपको देना है, एक ऐसा आंसर देना है कि आप भी समझ जाए, मैं भी समझ जाऊं, आपकी कॉपी चेक करने वाला भी समझ जाए और मूर्ख से मूर्ख भी समझ जाए। सीधी बात, यहाँ देखिए डेल्टा V परपेंडिकुलर है V1 के। यहाँ देखिए P1O परपेंडिकुलर है V1 वेक्टर के। डेल्टा V परपेंडिकुलर है V1 वेक्टर के। P1O परपेंडिकुलर है V1 वेक्टर के। तो यहाँ डेल्टा V किस डायरेक्शन में, P1 से O की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हेंस डेल्टा V वेक्टर इज अलोंग P1O, P1 से O की तरफ है। अब जरा मुझे ध्यान से एक बार और फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो P1 से O है, P1 से O है, इस P1 से O डायरेक्शन का सर्किल के लिए क्या मतलब है, इस P1 से O डायरेक्शन का सर्किल के लिए क्या मतलब है, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से।
ध्यान से समझो, कोई डायरेक्शन अगर P1 से O की तरफ है तो O क्या चीज है, सेंटर ऑफ द सर्किल है, इसका मतलब सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ है। तो आपने क्या कहा, डेल्टा V इज अलोंग P1O, हेंस डेल्टा V इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ को है डेल्टा V की डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपने पीछे पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन वेक्टर, और ये डेल्टा वी वेक्टर। एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर है, डेल्टा वी भी, चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन वेक्टर की कौन सी डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है। हेंस ए वेक्टर इज अलोंग डेल्टा वी वेक्टर, और डेल्टा वी वेक्टर किसके अलोंग है, डेल्टा वी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। हेंस ए वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के सेंटर की तरफ एक डायरेक्शन है किसकी, ए वेक्टर की। अब ए वेक्टर है क्या, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है। सबसे पहली बात तो यहाँ से ये बात समझ लो ध्यान से कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी या आप है सर्कुलर मोशन में चल रहे हो, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन है, यही एक्सीलरेशन है डेल्टा वी बाई टी। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की तरफ है। और अब इस एक्सीलरेशन का एक स्पेशल नाम रखा जाता है, दैट इज, हेंस इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हेंस इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि ये एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है। तो बहुत ध्यान से समझिए, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो, ना बढ़ रही ना घट रही, तब भी एक्सीलरेशन है, क्योंकि चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन है। वेन एवर देर इज चेंज इन वेलोसिटी देर इज एक्सीलरेशन, बिकॉज एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब एक्सीलरेशन है तो इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता, एक्सीलरेशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी v1 v2 कहाँ, इससे कोई मतलब नहीं, चेंज वेलोसिटी का किस डायरेक्शन में हो रहा है, यही डायरेक्शन है एक्सीलरेशन की। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड सेंटर है। एंड हेंस uniform circular motion is an accelerated motion. The direction of acceleration is towards center, hence it is called a new name, centripetal acceleration. यहाँ तक की बात समझ आई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। पूरे सारी की सारी पूरी चीज से हमने सिर्फ ये बात निकल कर लाए हैं क्या, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या, सेंट्रीपिटेशन कितना है, इसे आगे की क्लास में करेंगे। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। नेक्स्ट क्लास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि कितना है ये, और इस एक्सेलरेशन से फिर एक बहुत ही बढ़िया नया कंसेप्ट निकल कर आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है आफ्टर 45 मिनट्स।